हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय हिंदी व्याकरण में हम लोग शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। शब्दों का महत्व मैंने बताया है पहले भी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो शब्दों से जो बनने वाले प्रश्नों की संख्या होती है, यह सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी। यूपीट्रिपलएससी जो संस्था है, इसके किसी भी परीक्षा आप 2019 में जितने भी इसने परीक्षाएं करवाई हैं, उनमें नए पैटर्न के अनुरूप अगर आप देखेंगे कि शब्द से कितने जो है सवाल पूछे जाते हैं, उनमें सबसे अधिक सवाल आपको किसी भी प्रश्न पत्र में शब्दों से ही मिलेगा। जाहिर सी बात है, ये आपका टॉपिक भी बहुत बड़ा है। शब्द में पूरे प्रकार इसके जो है विभाजित होते हैं, प्रकार से फिर इसी में समास भी आता है। तो मैं आपको इस समय जो है शब्दों की रचना में, शब्द की रचना में मैंने पढ़ाया था आपको कि 3 प्रकार से शब्दों की रचना होती है। उनमें आपके ठीक है रूढ़ शब्द होते हैं और यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। तो यौगिक शब्दों की रचना में मैंने आपको बताया था कि यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। पहला पॉइंट था समास के द्वारा। तो समास को हमने कल पढ़ के पूरी चीजों को समझ लिया, कितने भेद होते हैं, कैसे शब्दों की रचना होती है, ठीक है, कौन सा समास किसके अंतर्गत आता है, वो परिचर्चा पूरी विधिवत हो चुकी है। आज उसी पर अगला स्टेप हम बढ़ा रहे। आज हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, इनसे शब्दों की रचना कैसे की जाती है। तो आज सबसे बड़ा पॉइंट आप सभी के सामने है कि उपसर्ग क्या होते हैं, इन्हीं को हमें सीखना है। चूंकि बहुत छोटा सा पॉइंट नहीं है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आप यह मान के चलो कि अगर 40 प्रश्न आए हैं यूपीट्रिपलएससी में, तो 2 उपसर्ग 2 प्रत्यय से बन जाते हैं बहुत आसानी से। यानी उपसर्ग की वैल्यू आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रश्न पत्र में एक अहम रोल होता है। और वहां पर चूंकि इसमें कई इसके विभेद हैं, तो विभेदों से हमेशा प्रश्न आपके अलग अलग तरीके के पूछे जाते हैं। तो पूरी तरीके से आपको कंसंट्रेट रहना है और जितने देर का यह लेक्चर है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसके बाद उपसर्ग से संबंधित कोई भी सवाल आपके अटकने नहीं है। सवाल इसलिए नहीं अटकेंगे क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इनमें जो शब्द होते हैं, इन शब्दों का हम प्रयोग अपनी दैनिक जो है दिनचर्या में करते हैं। इस वजह से अगर आप व्याकरण को समझ गए तो वहां आपका दिमाग उस शब्द पर जोर देने लगता है और वहीं से चीजें धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगती है। याद है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप सारे लोग जानते हैं, यह समस्त जो है प्रोग्राम टीम के द्वारा 10+ कोर्सेस के अंतर्गत आप सभी को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें पीडीएफ की भी जरूरत है, तो सारे लोग जो है नोट्स पाने के लिए आप लोग 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। हम लगभग 10+ कोर्सेस को एक साथ कवर कर रहे हैं। लगभग जो चीजें हम पढ़ाएंगे, ये कई परीक्षाओं में आपकी कॉमन सी चीजें जो पूछी जाती हैं, उन सभी पर आधारित यह पूरा कोर्स चल रहा है। टाइम टेबल आपका पता है आप सभी को, सुबह 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात के 10 बजे। इस समय 10 बजे वाले में आपके ग्रामीण विकास की इस समय कक्षाएं चल रही हैं। एमसीक्यू उस पर चल रहा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन एमसीक्यू आपके ग्रामीण विकास पर चलेगा। उसके बाद 3 दिन अगले ग्रामीण विकास की डिटेल क्लासेस मिलती हैं। सब कुछ निःशुल्क है। तो सारे लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। हिंदी व्याकरण अभी मैं चला रहा हूं, डिटेल क्लासेस। इसके बाद एमसीक्यू इसका स्टार्ट करेंगे। लगभग 1000-1200 प्रश्न जो है प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से फायदा होने वाला है। तो चैनल के साथ अच्छे से जुड़िए, ठीक है। अगर मनोदशा सही रही तो यहां मनोभाव एकदम आपके सही है और दोनों मिलकर आपकी सफलता में कहीं ना कहीं साधक से जो है सिद्ध होंगे। ध्यान दें, ये जो पीडीएफ आपको अगर नोट्स मिलना है, सारे लेना है, क्योंकि इस पर क्विज़ेस भी हम करवाते हैं। जो मैं पढ़ाता हूं इस पर क्विज़ेस भी होते हैं, पीडीएफ भी होती है। इन सभी के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है भैया। जो है 3 महीने के लिए सिर्फ 499 हमने शुल्क रखा है, क्योंकि आप भी जानते हो कि टाइपिस्ट होता है, कंटेंट राइटर होता है, सभी के खर्चे, लॉकडाउन चल रहा है तो उस स्थिति में भी सबका काम चलता रहे, इस वजह से हमने लगभग 150 रुपए महीने के हिसाब से रेट रख दिया। तो वो बहुत नॉमिनल सी फी है। उतना तो आप 1 महीने का रिचार्ज करते हैं फोन में, और फोन से ज्यादा उपयोगी ये होगा। तो बढ़ते हैं भैया, सफिक्स की ओर मैं बढ़ना प्रारंभ कर रहा हूं। यहां पर आपको ध्यान देना है जिन चीजों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आज हमें पढ़ना है उपसर्ग। उपसर्ग में अगर आप हिंदी व्याकरण में देखेंगे कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। उप का अर्थ होता है भैया समीप बैठना, ठीक है। समीप आना, समीप बैठना, पास आना। और सर्ग का मतलब होता है मिलना। पास आकर बैठ जाओ, मिल जाओ,
ठीक है, तो वह होता है उपसर्ग। यानी जब कोई शब्द किसी शब्द के साथ आकर, जुड़कर, मिलकर, बैठकर एक नए शब्द का निर्माण करता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग में हमेशा ध्यान रखना है, यह शब्दों के पहले हमेशा इसका जोड़ होता है। उपसर्ग का जो योग होता है वह शब्दों के पहले होता है, और इसके बाद जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय का योग हमेशा शब्दों के बाद में आता है। इन दोनों में यही आपका मूल रूप से अंतर है, ठीक है। उपसर्ग उप का अर्थ होता है किसी के समीप जब आप बैठते हो। सर्ग मतलब होता है रचना करना। सर्ग का जो शुद्ध मतलब होता है यह होता है रचना करना, ठीक है। तो जब किसी के पास आकर के किसी चीज की रचना हो जाए तो वह उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं को विधिवत हमें पढ़ना है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा भाव। अब भाव का अर्थ क्या होता है? भाव का अर्थ होता है भावना। अब यह मूल शब्द है, ये कोई शब्द है, इसके आगे मैंने एक शब्द लगा दिया, ठीक है। शब्द मैंने लगा दिया आ। अब दोनों का जब मेल होगा तो बनता है अभाव। अब यह क्या हो गया? यह मूल शब्द का उल्टा हो गया, मतलब यहां यह इसको विपरीत हमें अर्थ देने लगा। तो उपसर्ग हमेशा विपरीत अर्थ देते हैं, समझ गए। जब इनका हम प्रयोग किसी शब्दों में देंगे तो वहां पर इनका अर्थ जो है बदल जाता है। यहां भाव का मतलब था भावना, यहां भाव का मतलब है भावना रही, किसी चीज की कमी, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो। भाव मतलब वस्तु की कीमत से भी हम लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये लगभग जो है शब्दों के क्या बदल देते हैं? भाव बदल देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर उपसर्ग में आपसे मैं बात करूं कि इनके भेद कितने हैं, तो देखो भैया, जब सबसे पहले भाषा मैं आपको पढ़ा रहा था, शब्दों में ही मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको ध्यान होगा। मैं शब्दों में आपको पढ़ा रहा था कि शब्द अपने यहां कितने तरीके के पाए जाते हैं, ठीक है। तो शब्द के जब तरीकों में मैं आपसे पूछ रहा था कि कितने तरीके के अपने यहां पाए जाते हैं, तो आप सभी को ध्यान होगा, ठीक है, कि शब्दों में हमने देखा था कि शब्द अपने यहां उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न प्रकार हैं, क्योंकि हमारी भाषा का इतिहास मैंने बताया था। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि भाषाओं में सबसे पहले व्यक्ति क्या पढ़ना प्रारंभ किया? संस्कृत आया, आर्यों की भाषा होगी। संस्कृत के बाद धीरे धीरे हम बढ़ने लगे किस तरफ? हम लोग बढ़ने लगे पाली भाषा की ओर, प्राकृत की ओर, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारा आविर्भाव होता रहा और धीरे धीरे हम लोग कहां पहुंच गए? आज की हिंदी जिनको हम पढ़ रहे हैं, इनके मानक तौर पर पहुंच गए। तो ये जो क्रम रहा, इन्हीं से जो है शब्द भी तो आएंगे भैया। ऐसा तो है नहीं कि शब्द आपके अलग से बनेंगे। जो भाषाएं जब जब हम जैसे जैसे सीखते रहे, उन्हीं के अनुसार हमारे बोलचाल में जो शब्द आए उनसे उपसर्ग की रचना हुई। ध्यान दें। अब उपसर्ग में सबसे पहला जो आपका प्रकार आता है भैया, ये पहला होता है कि हिंदी से आए सबसे पहला आपका क्या? संस्कृत से आए हुए शब्द। सबसे पहले तो जो संस्कृत से आए हुए उपसर्ग हैं उनको हम पढ़ेंगे कि संस्कृत से आखिर हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं बोलचाल। दूसरी चीज, जब संस्कृत हमारी खत्म हुई तो उर्दू भाषा, क्योंकि यहां पर जो है उर्दू भाषा का भी प्रभाव आपको अच्छा खासा मिलेगा। उसके बाद देखेंगे उर्दू के बाद उर्दू और फारसी रही, अंग्रेजी भी इसी में आ जाती है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा भी यहीं पर, क्योंकि यूरोपियन जब कंपनियां आने लगी तो उनके भी शब्द इसमें शामिल होने लगे। ये सब कुछ धीरे धीरे व्यापकता हमारे हिंदी भाषा पर देखने लगी। अब इन्हीं पर विधिवत चर्चा, क्योंकि यहीं से सवाल, आप कोई भी परीक्षा के प्रश्न पत्र को उठाइए, वहां पर यही सवाल पूछता है कि निम्न में कौन सा उपसर्ग है, पहचानिए, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा कि जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसको पहचानिए। इसी पर विधिवत चर्चा करनी है, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होना है। अब हम बढ़ रहे हैं पूरे डिटेल के साथ, क्या चीजें कैसे पढ़नी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर सारी चीजें बहुत व्यापक तौर पर लगा रखी हैं, ठीक है, जिनमें आप सब कुछ बहुत ध्यान से, अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं जैसे, क्योंकि जिस भाषा में मैं आपको पढ़ाता हूं यहां पर, उसी भाषा में मैं नोट्स भी तैयार करता हूं। यानी दोनों चीजें एकदम कॉमन रूप से आपके समक्ष चलती है, तो जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। कहीं पर यह चीजें सोचना है कि अच्छा हमसे कुछ गलत चीजें हो गई, तो ध्यान देना है। यहां उपसर्ग की परिभाषा हम लोग पर चर्चा कर लिए हैं कि उपसर्ग का अर्थ होता है समीप आकर नए शब्द की रचना करना, बनाना, ठीक है। यह सब आपके उपसर्ग के अंतर्गत होते हैं। अब उपसर्ग के भेद को हम लोग पढ़ रहे हैं भैया। भेद में देखिए, उपसर्ग में जो मुख्यतः भेद हैं, चार तो मैंने भाषाओं के आधार पर, एक वैसे, पहली चीज तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, दूसरा होता है हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं, तीसरा होता है उर्दू और फारसी के उपसर्ग,
चौथा है अंग्रेजी के, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज भी आई, और पांचवा जो उपसर्ग होता है तो उसमें जो पांचवा भेद किया गया विभेद इसका वो यह है कि उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के आपके अव्यय, ऐसे संस्कृत के अव्यय जिनका प्रयोग हम उपसर्ग की तरह से करते हैं, इनको भी इन्हीं विभेद के अंतर्गत हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यहां पर मूल रूप से 4 होंगे, लेकिन एक जो आपका अन्य प्रकार है यह भी हमें प्रश्न जो है देखने को मिलता है, या ऐसे शब्दों की रचना हमें देखने को मिलती है। इस तौर पर यहां 5 विभेद अलग अलग बताना उचित है। अब हम पढ़ते हैं पहले नंबर से, क्योंकि सीधा सीधा भी सवाल पूछा जाता है कि संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी है, हिंदी के उपसर्ग की संख्या कितनी है, उर्दू के उपसर्ग की संख्या कितनी है। इन्हीं को बहुत अच्छे से आपको समझते चलना है, और एक एक चीजों को मैंने विधिवत जो है यहां पर लिखा है, जिस अनुसार मुझे बताना है उसी अनुसार सारी चीजें तैयार है। ध्यान दें, जब हम बात करेंगे संस्कृत के उपसर्ग की तो भैया इनकी संख्या होती है 21। संस्कृत के 21 उपसर्ग हैं, इनको मैंने नीचे पूरा लिखा है। एक एक चीजों को समझे, यहीं से शब्द आपके उठाए जाते हैं और आपसे पूछता है कि दिए गए शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पहचानिए। पहला उपसर्ग जो होता है अति होता है संस्कृत का। अति का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक, ठीक है। अति जैसे अतीन्द्रिय, अतियुक्त, अत्युत्तम, ठीक है, अत्यावश्यक, अतियु, अतिकाल, इन सभी से जो शब्द बनते हैं यहां पर अति उपसर्ग आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जैसे क्या है, अति उत्तम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी है, यहां ई की मात्रा होती तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसे ही शब्द चुन के दिए जाते हैं जहां पर आपको क्या हो, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति आए और आप प्रश्नों को गलत कर दे। तो इसी वजह से इनको पढ़ना, इनको समझना बहुत आपके लिए जरूरी होता है। पहला उपसर्ग होता है अति, अति का अर्थ होता है ज्यादा। दूसरा उपसर्ग होता है इसमें अनु। अनु में देखें, अनु का अर्थ होता है बाद में या क्रम, बोलते नहीं अनुक्रम, ठीक है। तो इसके उदाहरणों में देखें, जैसे अनुरूप, मतलब ठीक वैसा ही, जैसा मैं हूं ऐसे ही मेरे अनुरूप कोई हो, ठीक है, मतलब ठीक मेरे जैसा, मेरे बाद में कोई हो। अनुक्रम हो गया, अनुचर हो गया, अनुपात हो गया, अनुकरण हो गया, इन सभी शब्दों में अनु उपसर्ग है, मतलब बाद में या क्रम इनका अर्थ होता है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ये है आ उपसर्ग। आ का अर्थ होता है अभाव, यानी जहां पर यह जुड़ेंगे वहां पर किसी चीज की कमी आपको नजर आएगी। अभाव, अन, निषेध, नहीं, विपरीत, ये सारे शब्द इसके अर्थों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे अथाह, यानी जिसका हमें पता ना हो कितना गहरा है, ठीक है, उसको अथाह बोलते हैं, ठीक है। अनाचार, अलौकिक, अस्वीकार, अन्याय, मतलब इसका अर्थ नहीं भी होता है, विपरीत भी होता है, अभाव भी होता है, मना करना भी होता है, निषेध भी होता है। तो इन चीज, चलिए अब बढ़ते हैं अप उपसर्ग की ओर, जो इसमें संस्कृत के उपसर्गों में चौथा आपका प्रकार होता है। देखो, अप का अर्थ होता है बुरा। अब आप समझ गए होंगे कि यह शब्द आपको कब कब सुनने को मिलते हैं। अभाव भी होता, विपरीत भी होता, हीनता या छोटा, कोई भी इनमें से अर्थ इसका जहां पर यह शब्दों में प्रयुक्त होगा वहां पर इसका कोई भी आपका अर्थ हो सकता है। जैसे आपका उदाहरण है अव्यय, अपवाद, अपकर्ष, अपहरण, मतलब ये सभी यहां पर बुरे शब्दों में कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हो रहा, विपरीत शब्द जो है इसका अर्थ आपको मिल रहा है। अगला देखते हैं, पांचवा जो इसका प्रकार बनता है भैया, वह होता है अभि उपसर्ग। अभि का अर्थ होता है सामने, ठीक है, अभिमुख, जैसे दिमाग में तुरंत आया ना शब्द अभिमुख, ठीक है। सामने भी होता है, पास भी होता है, और भी होता है, इच्छा प्रकट करना भी होता है, ठीक है, और चारों ओर भी इसका होता है। जैसे अभिनंदन, अभिलाप, अभिमुख, अभिथान, ये शब्द आया हुआ है। अभियान, ये भी पूछा है। अभिसार, इसमें लगभग शब्द आपके वो शामिल हैं जिनसे प्रश्न जो है अधिकतर आए हुए हैं, पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं, अगला उपसर्ग होता है आपका उप उपसर्ग होता है। उप का अर्थ होता है, जैसे उपसर्ग में ही मैंने बताया कि उप का अर्थ होता है निकट आना, पास आना, करीब आना, ठीक है, निकट, छोटा, सहायक, ठीक है, गौड़, सदृश, हीनता, कोई भी इसमें से अर्थ हो सकता। जैसे उपाध्यक्ष, उप का मतलब क्या, छोटा, मतलब अध्यक्ष से जो छोटा है वह उपाध्यक्ष है। उपकूल, ठीक है, मतलब एक होता है अनुकूल, यहां पर क्या लिखा है, उपकूल। ऐसे उपनिवेश, ठीक है, उपस्थित, यानी ये सारी चीजें क्या दिखा रही, कहीं ना कहीं सदृश रूप से आपका मौजूद होना भी दिखा रही,
ठीक है। अब उपस्थित का मतलब क्या है, आप सदृश तौर पर वहां दिखे। तो ये सारे अर्थ इसके अलग अलग जगहों पर अर्थ के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। अगला जो इसमें भैया प्रकार बनता है वह होता है अधि जो है उपसर्ग। अधि का अर्थ होता है क्या, श्रेष्ठ। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या प्रधान या ऊपर या सामीप्य बोल सकते हो। इसमें समझिए अधि के उपसर्गों में यह भी सवाल कई बार आया है। पहला तो आपका अधिनियम यह पूछा है कई बार, अधिकृत आपका पूछा हुआ है, अधिसूचना आया है, अधिकार आया, इन सभी में पूछा है। ये अधीन कौन सा इसमें उपसर्ग है ये भी पूछा है, ठीक है। ये सभी अधि उपसर्ग के आपके बने हुए शब्द हैं, इसकी जो है रचना से बने हुए शब्द हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अध्ययन आपका पूछा है, अध्यापन पूछा है कि इनमें कौन सा उपसर्ग है। 8वां होता है आ उपसर्ग। आ का मतलब जो होता है, ठीक है, ये कई चीजें दिखाता है। जैसे मैंने अव्यय जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी आ आपका अव्यय के तौर पर आपको मिलता है। देखिए एक तो इसका अर्थ होता है और, दूसरा होता है सीमा, एक लिमिट जब तय की जाए, सीमा, तक, से, समेत, ये सभी अर्थ आपके आ उपसर्ग के अंतर्गत होते हैं। जैसे आकाश, तो ये एक सीमा है, ठीक है। आरंभ, ठीक है, प्रारंभ करना या शुरुआत से। आमुख, ठीक है, अब ये क्या हो गया, बेमुख आमुख, ये दो चीजें आती हैं। आरोहण, यहां से सवाल पूछे गए, आमरण पूछा है आपका, और दूसरा आहार में पूछा है कौन सा उपसर्ग है। ये सब मैं आपके बता रहा हूं जो इसमें पूछे गए, यूपीएससी की परीक्षाओं में आए हुए हैं और रिसेंटली अभी 19 वाली परीक्षाओं में जो आए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है प्रति उपसर्ग। जब प्रति की बात करेंगे, देखो प्रति का उल्टा हमेशा इसका अर्थ होता है कि जैसे सबसे पहले दिमाग में आता है प्रतिकूल अपने, ठीक है, यानी जहां अर्थ को हमें जो है विपरीत करना हो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे विरुद्ध इसका आशय होता है, प्रत्येक भी आशय होता है, सामने भी आशय होता है, बराबरी, उल्टा, हर, ठीक है, ये सभी अर्थ इसके प्रति उपसर्ग के निकलते हैं। जैसे प्रतिवर्ष यानी हर एक वर्ष, प्रत्यर्पण, ठीक है, प्रतिद्वंदी, प्रतिशोध, ठीक है, ये सभी शब्द क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। प्रत्यक्ष आपसे पूछा है कि प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होता है, और दूसरी चीज ये प्रत्युत्तर पूछा है कि इसमें कौन सा आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है। ये सब आपके इसमें SSSC में आए हुए सवाल हैं। अगला है 10वां नंबर उत। उत जो उपसर्ग होता है भैया, उत का अर्थ होता है फिर से भाई श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया था, इसमें उन्नति, उत्तम, ठीक है। और ये है उत्पीड़न, ये उत्पीड़न आपका पूछा गया है, और उल्लेख भी पूछा गया है कि यह किस जो है उपसर्ग से बने। जहां पर थोड़ा सा हटके होता है वही चीज उठाई जाती है, यानी जिनसे भ्रम की स्थिति पैदा हो और आप दो शब्दों में कंफ्यूज हो जाएं, दो उपसर्गों में कंफ्यूज हो जाएं और वहां गलत जो है जवाब गलत दें, ऐसे हमेशा शब्द उठाए जाते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगला संस्कृत के उपसर्गों में 11 है आपका प्रा। प्रा का अर्थ होता है कि यश, ठीक है, या ऊपर या अधिक या आगे। अब आगे आप समझ गए। देखो सबसे पहली चीज तो आती है प्रक्रिया, ठीक है, मतलब आगे की क्रिया। प्रवाह, आगे का जो है प्रवाह यहां से हो गया। प्रख्यात, ठीक है, प्रकाश, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अर्थ किससे दे रही हैं, आगे की ओर या ऊपर या यश के बारे में, ऐसा कुछ इनका अर्थ वहां होता है। देखो शब्दों का अर्थ जहां वाक्य प्रयुक्त होते हैं जैसे वैसे जो है इनका अर्थ लिया जाता है। अगली चीज, अगला उपसर्ग आपका होता है वी उपसर्ग। बी का अर्थ होता है भैया विशिष्ट, जो अलग हो सबसे, ठीक है, जैसे हो गया विकास, हो गया विधवा, हो गया विवाद, हो गया, ये सारे सब क्या है, अलग अलग शब्दों को दिखा रहे। इनमें से जो आपका पूछा है, ठीक है, विज्ञान पूछा है, विराम में पूछा है, वियोग को पूछा है, व्यर्थ को पूछा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, व्यूह में पूछा है कौन सा उपसर्ग है, ये व्यसन पूछा है। तो जहां पर मैंने बताया कि थोड़ा सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे लगता है कि जो है बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, ऐसे शब्दों को पूछना यहां पर यूपीएससी के पैटर्न में आजकल बहुत जरूरी। परीक्षा आप जानते हो टीसीएस करवाती है, टीसीएस में बंदे ऐसे जाते हैं, ठीक है, जो पेपर को सेट करने वाले होते हैं वो बहुत ही आपके यंग माइंड वाले होते हैं, तो वो हमेशा ऐसे प्रश्नों को रखेंगे जहां आपका दिमाग कंफ्यूज होने जाता है। इस वजह से आपको ऐसे शब्दों को चुनना है, ऐसे शब्दों पर ध्यान देना कि जहां से शब्द आपके गलत नहीं होने चाहिए। देखो भैया जो मातृभाषा है, अगर इसमें आपकी जो क्षमता है, इसमें थोड़ा सा अगर आपने काम किया ना, तो हिंदी में आप ये भी मान सकते हो कि आप 40 प्रश्नों में 38 प्लस करने की भी क्षमता पैदा कर लोगे। ये चीज होती है।
और चीजों में तो मैं नहीं बोल सकता कि आप जीएस इतना कर ले जाओगे, आप जो है मैथ इतना कर ले जाओगे, आप हिंदी इतना कर ले जाओगे, लेकिन हिंदी जो है, ये हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको यह बिल्कुल बोल सकता हूं कि अगर 40 नंबर प्रश्न आने हैं, 40 क्वेश्चन आने हैं, तो आप 38 प्लस भी कर सकते हो। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है हिंदी जैसे विषयों में। आगे अगला एक उपसर्ग है पर उपसर्ग। पर का अर्थ होता है अन्य, ठीक है, जैसे परलोक, परदेश, पराधीन। ये पराधीन शब्द पूछा है कि पराधीन में कौन सा। अब यहां देखो रा आता है ना इसके बाद परा, तो यहां कंफ्यूज होने की बात हो सकती है। उपसर्ग कौन सा है? पर है, ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। सुपसर्ग, सु का अर्थ होता है अच्छा, ठीक है। अब सुबोध, सुपुत्र, ठीक है, सुधार, सुगंध, सुगति, सुमंत, मतलब सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा, इसका सेंस वही जाता है, अच्छे में जाता है। आगे बढ़ लेते हैं भैया। अगला जो प्रकार है 16 नंबर है। 16 नंबर बोल रहा है सम उपसर्ग के बारे में। सम का अर्थ होता है, इसका भी अर्थ लेते हैं अच्छा। इसका ज्यादातर उपयोग आपका पूर्णतया शब्द में होता है, उत्तम भी होता है, पूर्णतया भी होता है। अधिकतर जहां मिलेगा वहां पर इन्हीं शब्दों के साथ आपको यह दिखाई देगा। जैसे सम्मान हो गया, सम्मेलन हो गया, संकल्प हो गया, संचय हो गया, संगठन हो गया। इन सभी में आपका सम उपसर्ग है। सम से सवाल कई बार पूछे गए हैं भैया, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ये संस्कार शब्द है, ठीक है, संयोग शब्द है, इन शब्दों को उठाया और प्रश्न पूछा है, संकल्प को पूछा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका अ उपसर्ग। अ का अर्थ होता है भैया हीन, बुरा, अवगुण। जैसे दिमाग में गया तो तुरंत दिमाग में आ गया। अ का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। जैसे अवनति, मतलब आपकी उन्नति नहीं, अवनति हो रही, नीचे की ओर आ रहे हो, पतन हो रहा। अवज्ञा, मतलब एक होता है आज्ञा और दूसरा होता है अवज्ञा, ठीक है। अगली चीज होती है अवधारणा, ठीक है, या अवधारण, अवगति, अवतार, अवलोकन, ये शब्द पूछा है, अवलोकन आपका, ठीक है। अवरोहन भी पूछा है, इन दोनों शब्दों को पूछा गया है। अगला है परि उपसर्ग। परि का अर्थ क्या होता है भैया? परि का अर्थ होता है चारों ओर, जैसे परिवेश, दिमाग में आया ना। परि का अर्थ होता है चारों ओर, पास, आस पास, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे है परिहार, परिमार्जन, ठीक है, परिक्रमण, परिभ्रमण, इन सारे शब्दों में से पूछा है। इसको परिधि को पूछा है, परिवार में पूछा है कौन सा उपसर्ग है, परिधान में पूछा है, ठीक है। ये से शब्द आपके आए हुए हैं जिनमें उसने पूछा है यूपीएससी ने कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। अगला देख लो, एक उपसर्ग आपका निर है। तो निर में निह और जो है निस, दो चीजें मानी जाती हैं, लेकिन यहां शुद्ध तौर पर संस्कृत में जब आप पढ़ोगे तो वहां निर आपको मिलेगा। यहां पर क्या है? निर का अर्थ होता है भैया निषेध, ठीक है, जहां पर मनाही की जाए किसी शब्द जो है बारे में, वहां पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे है निराहार, मतलब बिना आहार के कोई व्यक्ति है। निरक्षर, मतलब जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं है। निरादर, किसी का हम आदर ना करें, मतलब हर एक जो यहां आपका अर्थ जाएगा वह अर्थ किस में जाएगा? निषेध के तौर पर जाएगा। अगला कु उपसर्ग होता है। कु का अर्थ होता है भैया बुरा। अब आप समझ गए होंगे, जैसे कुपुत्र, कुरुम, ठीक है, कुकर्म, कुमति, कुयोग, इन शब्दों में हमेशा जो है बुरा शब्द का अर्थ जाता है कु में। अगला इसका अंतिम जो संस्कृत का उपसर्ग है, यह उपसर्ग आपका है दुर। तो संस्कृत के उपसर्गों को हम पढ़ लिए। दुर उपसर्ग का होता है कठिन, ठीक है, दुरात्मा, ठीक है, ऐसे शब्द जहां मिलते हैं, दुर्घटना, दुर्दशा, ठीक है, दुराभिसंधि, जो ऐसी संधि, इसका जो है अनेक शब्दों में एक शब्द भी पूछता है। ये दुराग्रह पूछा है, दुर्जन पूछा है कि इसमें कौन सी है, दुरू पूछा है कि कौन सा जो है इसमें उपसर्ग है। आगे अब हम पढ़ते हैं भैया हिंदी के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग 11 हैं, वो 21 है। हिंदी के जो उपसर्गों की संख्या है यह भैया 12 होती है, ठीक है। 12 उपसर्ग आपके हिंदी में होते हैं। हिंदी में पहला आपका दू आता है। अब देखो संस्कृत भाषा से ही तो हिंदी आई है, ऐसा नहीं कि हिंदी में बहुत अलग से कोई उपसर्ग हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। पहला दू है। दू का अर्थ वही चीजें अभी बताया मैंने, बुरा, हीन, दो विशेष वही होते हैं, ठीक है, इनके शब्दों को भी देखा। अध एक उपसर्ग होता है। अध का अर्थ होता है भैया आधा, ठीक है, जैसे यहां अध्यापका, ठीक है, अध्यापक, या दूसरा होता है वो अधपका, अधमरा, अध कच्चा, अध कचरा, ठीक है, अध जला, ये सभी हिंदी के हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं और ये अध उपसर्ग है। आगे बात करते हैं अन उपसर्ग। एक हिंदी में आता है। अन का अर्थ क्या होता है? अभाव, निषेध जिसमें हम कहते हैं, ठीक है, जहां इनका प्रयुक्त होगा। जैसे अनदेखा, अनकहा में पूछा है, यह शब्द आया हुआ है, ठीक है। अनपढ़ को पूछा है कि कौन सा इसमें उपसर्ग है,
तो जहां पर इसका अर्थ होता है अभाव, उन उपसर्ग होता है इसका चौथा प्रकार। चौथा प्रकार जो होता है उनका मतलब होता है कम। अब जितनी संख्या आप पढ़े उन सभी में, ठीक है, एक जब उससे कम होती है तो उन शब्द आता है, जैसे 29, 49, 59, 69, 39, ठीक है, इसका अर्थ होता है एक कम, उनका। ये हिंदी के अपने उपसर्ग हैं। अगला है कु उपसर्ग। कु का अर्थ होता है बुरा या हीन, ठीक है, कोई भी लेते हैं, जैसे कुचाल, कुचैला, कुचक्र, कुपौत, ठीक है, ये सब है। कुढंग, कुसंगति, ये सभी आपके बुरे के सेंस देते हैं, मतलब बुरा शब्द का इनमें अर्थ संजोए हुए हैं। अगला आपका है छठा प्रकार, जिसको हम बोलते हैं अ उपसर्ग। अ का अर्थ क्या होता है भैया? अ का मतलब होता है हीन, अब या निषेध, कोई भी इसका अर्थ हम प्रयुक्त कर लेते, जैसी जो है जानते हो, जैसा देश वैसा भेष, जैसा हमें अर्थ की जरूरत वहां पर वैसा हम शब्द का अर्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। औ का जो मतलब होता है यहां भी हीन या निषेध ज्यादातर होता है, जैसे अवगुण, मतलब गुण के बिना जो व्यक्ति है। अवघर, ठीक है, जिसका घर ना हो। अवसर, ठीक है, अवसान, अवघट, कोई भी यहां पर शब्द जो लेते हैं वो हीन की दशा में आता है अधिकतर। आ, ये आपका हिंदी का उपसर्ग है। आ का अर्थ होता है भैया अभाव या निषेध। ऐसा भी सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक संस्कृत का उपसर्ग है, या निम्न में से कौन सा एक उर्दू का उपसर्ग है, या निम्न में से कौन सा एक हिंदी का उपसर्ग है। तो वहां जो है एक के 3 सवाल रख दिए जाते हैं, 3 ऑप्शन अलग अलग, एक उसमें तो चारों सही। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि 21 उपसर्ग आपके संस्कृत के, 12 उपसर्ग हिंदी के, कौन सा कैसा होता है। एक बार पढ़ने के बाद, लेक्चर आप देखने के बाद आप लिख लेते हो तो आपके दिमाग में पूरी चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। देखो नोट्स का तरीका क्या होता है, ये नहीं कि टीचर पढ़ा रहा बैठ के लिख रहे हो, वो नोट्स नहीं होता है। टीचर पढ़ा रहा उस वक्त सिर्फ वो पॉइंट नोट करो जो आपको दिमाग में रखना है। नोट्स बाद में बनती है भैया, अपने हिसाब से कितना जाने वो लिखो, वो नोट्स होता है, ठीक है। अगर आप दूसरे को देखकर एकदम कॉपी टू कॉपी चल रहे हो, वो नोट्स नहीं है चीजें। इस चीज पर कार्य करिए। अगला नी उपसर्ग होता है। नी क्या होता है? नी का अर्थ होता है भैया रहित, अभाव, ठीक है। जहां पर ऐसा शब्द आपको मिले जिनके आगे नी जुड़ा, वहां समझ जाओ कुछ ना कुछ इसमें चीजें ऐसी मिल रही जो कमी वाली है। जैसे निडर, जिसमें कोई डर नहीं। निकम्मा, ठीक है। निगोड़ा, निहत्था, निहाल, ये सारे शब्द क्या है? जिसमें कुछ कमी है, ठीक है, कोई ना कोई कमी है। ऐसे अगला है चौ उपसर्ग। चौ का अर्थ होता है भैया चार, ठीक है, जैसे चौपाई, चौराहा, ठीक है, चौपाया, चौकन्ना, चौमासा, चौरंगा, चौमुखा, ये सब क्या है? चार के अर्थ देते हैं। अगला इसका 10वां उपसर्ग होता है ऊ। ऊ का अर्थ होता है भैया अभाव, फिर से वही चीजें, उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उतावला, ये सब क्या है? अभाव के सेंस को देते या हीनता के। अगला होता है 11 नंबर आपका पच उपसर्ग। पच का अर्थ होता है 5, जैसे उधर बताए थे, पचरंगा, पचमेल, पचकुटा, पंचमढ़ी, ठीक है। पंजाब, पंजाब का अर्थ क्या है? पंचधन, आपका मतलब नदी, पंच का अर्थ 5, मतलब जहां पर 5 नदियां आके मिले वो क्या है? पंजाब, ठीक है। तो वहां पन है, चूंकि यहां पच है। अगला है ती। 12 नंबर जो है हिंदी का अंतिम उपसर्ग है, ये ती होता है भैया। ती का अर्थ होता है 3, ठीक है, जैसे तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन, तिपाई, ठीक है, आदि, ये सभी आपके। तो हमने संस्कृत के उपसर्गों को देख लिया, हिंदी के 12 उपसर्ग देख लिया। अब हम बात करते हैं उर्दू एवं फारसी। देखो यहां से सवाल आया है, उर्दू उपसर्गों को अधिकतर पूछता है। इनका हम प्रयोग भी जो है, ठीक है, जहां पर अंदाज निराला दिखाना वहां उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। देखो भैया उर्दू एवं फारसी दोनों भाषाएं अपने यहां आई हैं, बोलचाल में दोनों जगह से अलग अलग व्यक्ति आए हैं, आक्रमणकारी आए हैं भारत पर, ठीक है, क्योंकि और उन्हें खाने का ठिकाना होता नहीं था कहीं, तो वो पहुंच जाते थे मुंह उठाए भारत कि चलो भारत है तो लूट आते हैं। क्या बताएं ऐसे लोगों को। 14 नंबर जो उपसर्ग जो इसमें है उर्दू एवं फारसी, ये 14 उपसर्ग है, ठीक है। उर्दू एवं जो फारसी है इनके 14 उपसर्ग हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे पहला आपका है दर उपसर्ग। दर का अर्थ होता है में या मध्य में। दर का अर्थ होता है में या मध्य में। उदाहरण है जैसे दर किनार, दरमियान, दरअसल, दरकार, दरगुजर, दर हकीकत। यहां देखना कि हम लोग दैनिक जीवन में कितने शब्द आप प्रयोग करते हो उर्दू के, ठीक है। यहां से आपको सेंस पता चल जाएगा कि आप दैनिक जीवन में अपने उर्दू के कितने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस्तेमाल में बोल रहा देखो। अगला है 2 नंबर, आपसे क्या पूछ रहा? 2 नंबर कम उपसर्ग है, ठीक है। कम ये उर्दू का उपसर्ग है। कम का अर्थ क्या होता है? थोड़ा, हीन, अल्प, ठीक है। अब आप समझ गए
एक तो कमजोर, दूसरा कम वक्त। ये कमजोर पूछा है, कम वक्त हो गया, कम अकल हो गया, कम समझ हो गया, कम सिन हो गया। ठीक है, ये सारे शब्द आपके कम उपसर्ग के हैं उर्दू के। तीसरा है ला उपसर्ग। ला का अर्थ होता है भैया नहीं, ठीक है, या रहित। जैसे ला इलाज, ऐसी बीमारी बोलते नहीं, ये बीमारी ला इलाज है, मतलब जिसका इलाज नहीं है। ला जवाब, मतलब जिसका कोई जवाब ही ना हो। लापरवाह, लापता, लावारिस, ये सब आपके ला उपसर्ग के अर्थ है। बा उपसर्ग अगला हो। बा का अर्थ होता है भैया के साथ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। जैसे बखूबी, ठीक है, मतलब खूबी के साथ। बदौलत, दौलत के साथ। जो है बदस्तूर, बगैर, बनाम, बमुश्किल, ये शब्द क्या है, उर्दू के आपके उपसर्गों के अंतर्गत है। अगला एक आता है बे, इससे पूछा भी है। बे का अर्थ होता है भैया बिना। ठीक है, और वैसे भी कुछ लोगों की मैंने भाषा में भी यही देखा है, ठीक है, उनका जो उच्चारण होता है वो श्रीमान की जगह इस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो यहां ध्यान दें, बेनाम, बेपरवाह, बेईनाम, बेरहम, बेहोश, बेचैन, बेइज्जत। बे का अर्थ मतलब क्या हो गया, बिना। जो कुछ इनके बिना है वहां पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे शब्दों का उच्चारण किसी के लिए प्रयुक्त मत करिए। ठीक है, आगे आप समझदार हैं। अगला है बा उपसर्ग। बा का अर्थ होता है भैया साथ में या सहित, जिसको बोलते हैं। बा जैसे बादत, बाकायदा, ठीक है, बावजूद, बाहरो, बाइज्जत, बादब, बामौका। अब ऐसे शब्द जो होते हैं ये सब क्या है, बा उपसर्ग के अधीन आते हैं। अगला जैसे है बद। बद में देखो, बद जो उपसर्ग है इसका अर्थ भी वही होता है, बुरा या हीनता अर्थ यहां पर लिया जाता है। ठीक है, जैसे बदनाम, बदमाश, बदतमीज, बदबू, बदसूरत, बदकिस्मत, बदहजमी, जो कुछ बोला जाए। ठीक है, अगला है ना उपसर्ग। ना का अर्थ होता है भैया अभाव, सीधा सीधा ना। इसमें जैसे ना लायक, ना कारा, नाराज, ना समझ, मतलब जिसमें अभाव चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखती रहे। अगला होता है गैर उपसर्ग। गैर का अर्थ होता है भिन्न या निषेध, जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क, ये सब क्या है, इनमें अर्थ आपका भिन्न या निषेध के तौर पर मिल रहा। अगला है 10 नंबर आपका हम उपसर्ग। हम का अर्थ क्या होता है, ठीक है, हम का जो अर्थ होता है, हम का अर्थ होता है समान। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम का अर्थ होता है समान या साथ वाला या वापस। हम लोग वैसे क्या बोलते हैं, मुझे जाना है तो क्या बोलेंगे, हम जा रहे हैं। तो वहां मतलब आसपास वाले सब मोहल्ले को लेकर जा रहे हो, जा अकेले रहे हो कि पूरा मोहल्ला साथ में जा रहा। ठीक है, इसमें हम उपसर्ग में जैसे हमराज, हमदर्द, बोलते नहीं ये हमारे हमदर्द हैं। हमजोली, हमजोली मतलब आपस की जो है बच्चा पार्टी है। हम नाम, हम उम्र, हमदम, ये सब क्या है, ये सब शब्द आपके ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं साथ वाले के लिए, आपस में जो भी। अगला एक इसका उपसर्ग है जिसको नाम है हर उपसर्ग। ठीक है, देखो हर का जो सब अर्थ होता है, यह अर्थ होता है सब या प्रत्येक। ठीक है, यानी हर साल, हर लाल, हर वक्त, हर रोज, हर घड़ी, हर एक, ऐसे शब्द का इस्तेमाल हम बहुधा करते हैं। अगला है 12 नंबर खुश उपसर्ग। खुश का जो अर्थ होता है या होता है अच्छा में। ठीक है, जैसे खुशबू, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश दिल, ये सब शब्द जो आते हैं वह सब क्या है, ये खुश उपसर्ग है। तो हमने फारसी और इनके 13 देख लिए, 2 और बाकी है। जैसे अगला है आपका सर उपसर्ग। सर का अर्थ होता है भैया मुख। ठीक है, जैसे सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। पूछता है कि सरदार कौन सा शब्द है, यहीं से शब्द भी उठा लेता है, तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है। अगला है अल उपसर्ग। अल का अर्थ होता है अलमस्त, निश्चित, अंतिम। ठीक है, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग में। अंग्रेजी में कितने ऐसे उपसर्ग हैं जिनका हम प्रयोग हिंदी में करते हैं, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे पहला उपसर्ग होता है आपका हाफ। ठीक है, कहते नहीं हाफ प्लेट ले आओ भैया, जो कुछ खाना है ऑर्डर में, यही तो बोलते हैं हाफ प्लेट। ठीक है, तो हाफ का अर्थ क्या होता है, आधा। अब इसका प्रयोग हर एक व्यक्ति करता है, वो चाहे साक्षर है चाहे निरक्षर है, लेकिन वो भी जानता है हाफ प्लेट बोल दो। ठीक है, तो जैसे हाफ पैंट, हाफ बाई, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज। ठीक है, अगला है जैसे सब। सब का अर्थ क्या होता है, अधीन। जैसे विभागों में लिखा नहीं रहता सब। ठीक है, सब रजिस्ट्रार है भैया, ये है वो है, तो ये जो होता है ये अधीन या नीचे शब्द को दिखाता है, तो इनका भी प्रयोग हम व्यापक तौर पर करते हैं। ठीक है, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमिटी। ठीक है, तो ये सारे जो है।
अगला है तीसरा चीफ उपसर्ग। चीफ का भी प्रयोग हर लोग करते हैं, ठीक है। यहां पर भी हम नहीं देखते कि इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति का यह शब्द है, कुछ नहीं। जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, इनका जैसे अगला एक शब्द है जनरल। जनरल का अर्थ होता है प्रधान या सामान्य, ठीक है। जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इंश्योरेंस, इन शब्दों का भी बहुधा प्रयोग होता है। अगला है हैंड जो है उपसर्ग, हेड, हेड, हेड नहीं, हेड, ठीक है। हेड का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मुख्य, ठीक है। बोलते नहीं तो जैसे बोलते हैं हेड मुंशी, हेड पंडित, हेड मास्टर हैं, हेड क्लर्क हैं, हेड ऑफिस है, हेड कांस्टेबल है भैया, ठीक है। तो ये सब किसके, अंग्रेजी के उपसर्ग है। अगला सातवां है डिप्टी उपसर्ग। डिप्टी भी देखो, ये भी बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। कहते हैं डिप्टी बाबू, तो ये डिप्टी जो है, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। ऐसे एक शब्द आपका होता है वाइस। वाइस का अर्थ होता है सहायक, जो कोई बंदा हो उसके आगे लगता है, जैसे उप वायसराय हो गया, वाइस चांसलर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गया, इन सभी में। आठवां है एक्स उपसर्ग। एक्स का अर्थ होता है मुक्त, ठीक है। अब एक्स तो समझते ही ना, क्या बोलते हैं, ये मेरी एक्स है, बस उसे समझ गए सारे लोग, तो आगे तो बताना ही नहीं। जैसे एक्सप्रेस, ठीक है। अगला है पांचवा नंबर, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द। इनमें देखो भैया, ठीक है। पहला एक आपका होता है का उपसर्ग। का अर्थ होता है निषेध, जहां पर मनाही कोई चीजें की जाए तो इनका भी प्रयोग, जैसे का पुरुष, ठीक, बोलते नहीं ये का पुरुष, ठीक है। अगला है कु उपसर्ग। कु का अर्थ होता है हीन, जैसे कुपुत्र बोलते हैं। इसके बाद है आपका चिर उपसर्ग। चिर का अर्थ होता है बहुत देर, ठीक है, जैसे चिरकाल, चिरायु, चिरंतर, चिरंजीवी, चिरकुमार। अगला है आपका आ उपसर्ग। आ का अर्थ होता है भैया निषेध या अभाव, जिसको बोलते हो, जैसे अधर्म, अनीति, अनंत, अज्ञान, ये शब्द होते हैं। अगला इसमें आता है अनीति, ठीक है। अनीत का अर्थ होता है, यहां पर भी अन होता है। अन का अर्थ होता है निषेध, इसमें भी, जैसे अनीति, अनंत, अनागत, अनर्थ, ऐसे शब्द आपके प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो इनमें लगभग जो चीजें रहती हैं, जिनका हम ऐसे उपसर्गों का प्रयोग करते हैं जो आपके क्या होते हैं, है तो उपसर्ग संस्कृति के, लेकिन वो यहां पर व्यवहार कैसे करते हैं, शब्दों में अलग अलग। अंतर उपसर्ग होता है, जैसे अंतर का अर्थ होता है यहां भीतर, अंतर का अर्थ क्या है भीतर, लेकिन अंतर का अर्थ अन्य जगहों पर क्या करते हैं, अंतर मतलब डिफरेंस। तो यही चीजें हैं, ये उपसर्ग है यहां पर। जैसे अंतर्नाद, अंतर्ध्यान, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय। ऐसा अगला उपसर्ग आपका है सा। सा का अर्थ होता है भैया सहित, ठीक है। जैसे सजल, सकल, सहर्ष, ये सभी आपके उदाहरण हो गए। आठवां है आपका अध उपसर्ग। अध का अर्थ होता है नीचे, जैसे आपका अधापतन, अधोगति, अधोमुख, अधोलिखित आदि। ये सब आपके किसके अंतर्गत है, ये सब आपके नीचे के अर्थ में है। अगला है पुरुष, ठीक है। पुरस ये शब्द होता है। पुरस का अर्थ होता है भैया आगे, ठीक है। जैसे पुरस्कार, पुरस्कृत, ये सब सभी सेंस किस में देते हैं, आगे में। पुनः उपसर्ग एक आता है। पुनः का अर्थ होता है फिर, ठीक है। जैसे पुनर्गमन, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्लेख, ये सभी किस में, फिर के शब्द में है। अगला आपका है पूरा। ये पुनः और पूरा में ध्यान रखिएगा, जो आपका पूरा उपसर्ग है इसका अर्थ होता है पुराना, ठीक है। जैसे पुरातत्व हो गया, पुरातन हो गया, पुरावृत हो गया, इनमें कंफ्यूज आप हो सकते हो, तो इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। अगला आपका उपसर्ग है तिरस। तिरस का अर्थ होता है भैया यहां पर भी बुरा, जैसे बोल दिया गया तिरस्कार, तिरोभाव आदि शब्द हो गए। एक आपका होता है सत उपसर्ग। सत का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सच्चा, जैसे सत्कार, सज्जन, सत्कार, सदाचार, सत्कर्म। तो लगभग सारी चीजें। अगला इसमें जो आपका दो और उपसर्ग तीन बनते हैं, इनको भी देख लीजिए। एक होता है अंतः उपसर्ग। अंतः का अर्थ होता है भीतरी, यहां पर जैसे अंतःकरण, अंतापुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय, ये शब्द हो गए। एक होता है बहिर उपसर्ग। बहिर का अर्थ बाहर, जो अर्थ होता है वही चीज, जैसे बहिर्गमन, बहिष्कार, ठीक है। अगला एक 16 नंबर जो आपका बन रहा है, यह होता है सम उपसर्ग। अब इसका जैसा नाम है वैसा ही इसका मतलब होता है। सम का अर्थ होता है समान आपका, जैसे समकालीन हो गया, समदर्शी हो गया, समपूर्ण हो गया, समकालिक हो गया, ठीक है। अगला है आपका सह उपसर्ग। सह का अर्थ होता है भैया साथ, जैसे बोलते नहीं सहकार, सहपाठी, हमारे सहयोग दिया इन्होंने, सहचर है। तो ये सारी चीजें उपसर्ग के बारे में मैंने आपको सब कुछ डिटेल बता दी है। देखो गलतियां तब होती हैं जब आप लोग ध्यान नहीं देते हो। यहां पर मैंने सब कुछ आपको बता दिया उपसर्ग से संबंधित। अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय क्या होता है, ठीक है।
इससे संबंधित जो चीजें हैं इसके नोट्स जो है ग्रुप में डाल दी जाएगी, नोट्स को अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत सारी चीजें उसमें मैंने इंक्लूड कर रखा है जहां से गलतियां होने के चांसेस हैं। ऐसे शब्दों को मैंने लिख रखा है जो शब्द आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं उन्हीं को सेलेक्ट करता हूं जो आपके किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो मन से पढ़िए, एकदम मस्त होकर पढ़िए, बाकी टीम आपके लिए एक से एक बेस्ट लेक्चर लाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।